सामान्य अध्ययन की यात्रा जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हम संवैधानिक विकास की यात्रा शुरू किए हैं और संवैधानिक विकास के सफर में हम आज आगे बढ़ते हैं। और पिछली क्लास तक हम लोग थे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में और आज हम होंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। भारतीय परिषद 1892 और 61 के बीच में 31 साल का गैप है, 31 साल का फासला है और इसमें ब्रिटिश संसद के द्वारा कुछ बड़े परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। हालांकि छोटे छोटे जो संशोधन अधिनियम थे यह बीच में लाए गए, जिसकी चर्चा हमने पीछे किया। 1865, 69, 73, 76 इसमें आए थे, लेकिन बड़े स्तर पर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। 1861 से लेकर 1892 के बीच में होता क्या है, तो 1861 से 92 के बीच में भारत में राष्ट्रीयता की भावना थोड़ा बढ़ने लगती है और भारत में संगठनों का, राजनीतिक पार्टियों का गठन का दौर शुरू हो जाता है। छोटे छोटे संगठन बनने लगते हैं, अपने हितों की मांग करने लगते हैं और इन परिस्थितियों में एक बड़ा सा संगठन बनता है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ध्यान में रखना हमें, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। उन दिनों भारत के वायसराय डैफरिन थे। तो जब भारत में इस प्रकार के परिवर्तन हुए तो फिर से कोई ऐसी स्थिति पैदा न हो जो 1857 की क्रांति जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न कर दे ब्रिटिश सरकार के सामने। इसको ध्यान में रखकर ब्रिटिश संसद ने फिर से एक बार सोचा कि इस पर विचार किया जाए और इसके लिए उन दिनों भारत सचिव क्रॉस थे। भारत सचिव क्रॉस ने सलाह दिया 1890 ईस्वी में, और उसके बाद जो उस समय नई सरकार जो निर्वाचित हुई थी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का उच्च सदन है, उसमें विधेयक लाया। फिर यह विधेयक 2 वर्षों में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होकर भारत आया 1892 ईस्वी में। इस प्रकार से यह धीमी चाल से भारत पहुंचता है। जिस समय यह भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम एवॉर्ड ग्लैडस्टोन। तो विलियम एवॉर्ड ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री थे। भारत में वायसराय लैंसडाउन थे और उस समय भारत सचिव क्रॉस थे। इसमें जो विशेष व्यवस्था की गई थी उसके तहत सबसे पहले तो वायसराय की जो केंद्रीय तथा प्रांतीय जो परिषद है, केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषद, उस समय जो काउंसिल है, इसके सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, इसका आकार बड़ा किया जाता है। इससे पूर्व में हमने देखा था कि केंद्रीय परिषद 6 सदस्य ही था, उसको बढ़ाया गया और इसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दिया गया। चुनाव पद्धति की शुरुआत 1892 के अधिनियम से मानी जाती है। हालांकि ये परोक्ष रूप से थे, क्योंकि उस समय कोई इलेक्शन जैसा, चुनाव जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था, परंतु जो प्रक्रिया थी वह चुनावी प्रक्रिया ही थी। तो बगैर चुनाव शब्द का इस्तेमाल किए ही कहा जा सकता है कि चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत परोक्ष रूप से 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से हो चुकी थी। केंद्रीय विधानमंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त 10 गैर सरकारी सदस्य होते थे। केंद्रीय विधानमंडल में हमने जैसा इसमें देखिए जिक्र किया गया है कि सरकारी अधिकारी तो होते ही थे, इसके बाद अतिरिक्त 10 गैर सरकारी सदस्य की व्यवस्था की गई, जिनमें से जो 5 हैं वह गैर सदस्य जो होंगे, गैर सरकारी सदस्य, वो उन दिनों जो ब्रिटेन के 4 प्रांत थे, बंगाल, मुंबई, मद्रास और आगरा, इन चारों प्रांतों के प्रांतीय विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य थे और कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे। अर्थात कि 5 गैर सरकारी सदस्यों को कौन से लोग चुनते थे, तो चारों प्रांतों के गैर सरकारी सदस्य और कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के जो सदस्य होते थे वो चुनते थे गैर सरकारी सदस्य, जो 10 की व्यवस्था की गई थी इनको चुनते थे। अभी इसीलिए हमने इस्तेमाल किया कि एक तरह से समझा जाए तो इलेक्शन की शुरुआत 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम से हो चुकी थी।
अन्य जो 5 गैर सरकारी सदस्य थे उसको वायसराय मनोनीत करते थे। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, ध्यान से देखेंगे, नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे। यानी जो केंद्रीय विधान परिषद था उसका निर्वाचन आपने देखा, और फिर प्रांतीय विधान परिषद जो थे उनके निर्वाचन को आपने देखा कि उनकी शुरुआत कैसी थी। और यह जो पद्धति थी अप्रत्यक्ष थी, लेकिन वहां जो संज्ञा दी गई थी इसकी, वह चुनाव की न देकर के मनोनीत शब्द इस्तेमाल किया गया था। यानी निर्वाचित शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था, मनोनीत शब्द इस्तेमाल किया गया था। इसमें जो 1862 ईस्वी का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसमें जो अन्य तथ्य थे उसमें थे सभी इकाइयां एकत्रित होकर अपने चुने हुए व्यक्ति की सिफारिशें वायसराय तथा गवर्नर को भेजती थी। वायसराय कहीं कहीं आप इस्तेमाल देखेंगे वायसराय के लिए गवर्नर जनरल, हालांकि अब वो गवर्नर जनरल है नहीं, लेकिन वायसराय के लिए 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल जिनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको आप वायसराय कह सकते हैं। बहुमत द्वारा चयनित व्यक्ति निर्वाचित नहीं कहलाते थे, बल्कि यह कहा जाता था, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान में रखना है, यह कहा जाता था कि उनके नाम को मनोनीत करने की सिफारिश की गई है। जो बहुमत का निर्णय होता था उसे निर्वाचित न समझ करके उनको ऐसा समझा जाता था कि ये इस नाम पर को मनोनीत करने की सिफारिश की जा रही है, आप इन्हें मनोनीत कर सकते हैं। यद्यपि चुनाव की विधियां संतोषजनक नहीं थी, फिर भी अधिनियम में प्रतिनिधियों के चुनाव तथा विधानमंडल की कार्यकारिणी पर थोड़ा बहुत नियंत्रण सरकार एक संसदीय उत्तरदायी सरकार आरंभ किए जाने के मार्ग प्रशस्त कर दिया। ऐसा 1892 ईस्वी के अधिनियम में से माना जाता है। इस प्रकार से अगर हम विशेष रूप से गौर करेंगे तो 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था वह 2 कारणों से विशेष रूप से जाना जाएगा। एक, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधानमंडल इसके आकार की वृद्धि के लिए, और दूसरा परोक्ष रूप से भारत में निर्वाचन की शुरुआत के लिए। इसके बाद जब 1919 ईस्वी का मार्लो-मिंटो सुधार आता है तो उसके साथ ही भारत में चुनाव की शुरुआत हो जाती है। इसके मार्लो-मिंटो सुधार के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे अगले वीडियो में।